So student, this session is for class 11th. So students, we are continuously studying chapter gravitation. अब हम लोग लास्ट चैप्टर को अब कंप्लीट करने की तरफ हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, लास्ट डे हमने स्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया था। आपको याद होगा फार्मूला, आपका फार्मूला आया था v = √2gre और इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी अगर आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लास्ट डे कंप्लीट कर लिया था। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी vo एंड एस्केप वेलोसिटी v। ये देखिए, vo क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है कि क्या है रिलेशन। तो देखते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि vo की वैल्यू होती है √GRE। इक्वेशन नंबर 1, ये फार्मूला आपको डिराइव किया गया है जब आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा था। एंड और हम लोग क्या जानते हैं, VE की वैल्यू होती है √2 टाइम्स GRE। इक्वेशन नंबर 2, ये अभी भी लास्ट डे अगर आपको नहीं पता है तो आप 21 की वीडियो देखिए, तो उसमें आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। VO फॉर ऑर्बिटल यहाँ पे, VE एस्केप। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, सो फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए 1 and 2 से क्या होगा। 1 and 2 से यहाँ पे ये होगा कि VE लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं √2, फिर इसको लिख सकते हैं √GRE। तो यहाँ पे GRE जो है ये अंडर रूट में, इसके यहाँ VO लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स VO। तो देखिए आपको रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, VE = √2 टाइम्स VO। यही है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो ये टॉपिक आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो इसको, ये बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या चीज है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू √2 टाइम्स बढ़ा दें तो वो हो जाएगा एस्केप। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी की, सपोज x है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी x√2 होगी। ठीक है, तो ये इतने टाइम्स अगर किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दे तो एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी है तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट, कितनी एनर्जी उसको दें कि उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे कि उसकी वेलोसिटी √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी एस्केप हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर चला जाता है। तो ये v = √2 टाइम्स v0। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि हमारा है केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इतने ही टॉपिक बचे इस चैप्टर में, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा
और हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद वॉल्यूम 2 और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी है। और उसके बाद आज के लेक्चर के बाद सिर्फ हमें एक लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग बहुत ही सिंपली नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये कोई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम चैप्टर न्यूक्लियर पढ़ रहे होते तो वहां पे हम बाइंडिंग एनर्जी जो पढ़ते वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसका मास एम, रेडियस आ रही है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे, यहाँ पे कोई मास है, तो अब आप इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रेस्ट में है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप ऑलरेडी इस फॉर्म में याद रखिए, अब ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -G_MEM/r, ठीक है। तो यही है टोटल एनर्जी -G_MEM/r, ठीक है। तो इतनी एनर्जी है इसके पास। इसी एनर्जी के साथ ये ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंडेड है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है। अब आपको पता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही है, दोनों सेम फॉर्म में। अगर ये इंफिनिटी पे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब होता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। तो इसकी एनर्जी 0 कब होगी, देखिए जब इस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें इतना ही ऐड कर दिया जाए G_MEM/r, ये प्लस कर दे इसी में, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। प्लस करने का मतलब है कि इस सिस्टम को इतना ही एनर्जी हमको देना है, मतलब G_MEM/r इतना एनर्जी इसको हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी एनर्जी के साथ ये बाउंडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को इसकी जो ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो उसकी जितनी एनर्जी देने से कोई सिस्टम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर इंफिनिटी चला जाए उसी को उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी एनर्जी की जितनी एनर्जी उसको देंगे उसी से वो बाहर चला जाएगा, इसका मतलब उसी एनर्जी की कमी की वजह से वो वहां पे बाउंडेड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इसी को बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कितनी एनर्जी देने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, उसी एनर्जी को बोलेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन लिख सकते हैं, या फिर केपलर लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन लिख सकते हैं, केपलर्स लॉज। तो यहाँ पे केपलर्स ने 3 लॉ दिए हैं, ठीक है। देयर आर
3 लॉज। कौन कौन से 3? फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकेंड है लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये 3 लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, ये 3 केपलर के लॉ है प्लेनेटरी मोशन के लिए। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए चीजों को। इससे पहले कि हम लोग केपलर्स लॉ पढ़े हैं, इससे पहले कि हम लोग केपलर्स लॉ पढ़े, हमको इलिप्स के बारे में जानना चाहिए। तो थोड़ा सा इलिप्स के बारे में देख लेते हैं, चीजों को इरेज करते हैं, देखते हैं इलिप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इलिप्स एक शेप होता है जो इस टाइप का है। देखिए ये हो गया सेंटर, अब देखिए ये y डैश x डैश x, तो ये जो है यहां से अगर इसको हम बोले AB और इसको CD कहें, तो AB इज इक्वल टू जो होता है उसको 2A बोलते हैं। ये वाला A और ये वाला A दोनों इक्वल, और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और सिर्फ अगर AO हो तो इसकी वैल्यू A है, और इसको बोलते हैं सेमी मेजर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें CD इज इक्वल टू 2B, इसको B यहां से यहां तक B लेते हैं और इसको भी B लेते हैं हम लोग, तो 2B जो है इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे जो CO है, CO इज इक्वल टू जो B है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया AB AO CD CO। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप इन चीजों को। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ये इन पॉइंट्स को बोलते हैं फोकाई ऑफ इलिप्स। ठीक है, किसी दोनों हैं, दोनों के साथ फोकाई बोलते हैं, किसी एक को बोलते हैं फोकस, तो ये फोकस है। ठीक है, 2 फोकस होते हैं इलिप्स में। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट करते चलिए। ठीक है, तो ये इलिप्स के बारे में है। अगर इलिप्स में A इज इक्वल टू B हो जाए तो ये सर्कल बन जाता है। देखिए इलिप्स को सर्कल बनाने के लिए A और B को इक्वल करना होता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्कल है यहाँ पे, देखिए ये है सर्कल, अगर आप यहाँ से इसको प्रेस करें, कोई रिंग है इधर और इधर से, तो देखिए ये कैसे बन जाएगा। अगर देखें तो ये शेप ऐसा ले लेगा, थोड़ा सा ये विंडो कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, तो ये इलिप्स बन जाता है। ठीक है, तो ये है इलिप्स के बारे में। ठीक है,
फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को और बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या है स्टेटमेंट इसका, ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं, ये है आपका सन, तो जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। ये सन की पोजीशन है, ये सेंटर हुआ, और ये कहता है कि सन जो है वो जो इलिप्टिकल पाथ है उसके किसी एक फोकस पे होगा। यहाँ पे दो फोकस हो सकते हैं, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह पे। तो हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो ये बोल दीजिए F1, ठीक है। यहाँ पे अर्थ है, फिर ये कभी यहाँ ऐसे ऐसे ये इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड, ठीक है। और सन किसी एक फोकस पे होगा, किसके, इस इलिप्टिकल पाथ के, यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, इन दोनों में से किसी एक जगह पे ये सन की पोजीशन होगी, ओके। तो ये अर्थ की पोजीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, या फिर आप अर्थ के प्लेस पे कोई भी एक प्लेनेट ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं कि द पाथ around the sun of the planet is not a circle but it is a ellipse, it is an ellipse, ठीक है। तो ये ellipse के फॉर्म में होगा, और आप बोल सकते हैं उसमें sun is always present at any one of the focus of the elliptical path। सिंपल है, जो चीजें उसी को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आप फिर से सुन लीजिए क्या है। This law states that all the planets revolve around the sun on elliptical path except on circular path, and sun is always at any one focus of the elliptical path, ठीक है। तो इसी को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इसी को फर्स्ट लॉ कहते हैं केपलर का, ठीक है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना ही है। केपलर का फर्स्ट लॉ जो ये है प्लेनेट का जो ट्रेजेक्टरी है उसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट लॉ इतना ही है, इसको आप समझ लीजिए, चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक एलिप्स बना देना है, उसके किसी एक फोकस पे सन को रखना है, ठीक है। और यहाँ भी रख सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। और आपको बोल देना है कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं होगे, इलिप्टिकल पाथ पे करेगा, और सन की पोजीशन किसी एक फोकस पे फिक्स होगी। बस इतना ही फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड लॉ। देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है। इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ। देखिए केपलर के जितने भी लॉज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो क्या है इसके बारे में जानने से पहले एक हम लोग इलिप्स बना लेते हैं। पहले ये इलिप्स है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए ये है इलिप्स, ठीक है। ये सेमी, यहाँ पे ये मेजर एक्सिस, इधर माइनर एक्सिस, यहाँ
पे आपको है, मान लीजिए कि ये सन की पोजीशन है, ठीक है, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज पोजीशन ऑफ सन, दिस डॉट एक्चुअली, ओके, एंड दिस वन इज पोजीशन ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट टाइम, ओके। तो देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन की पोजीशन यहाँ पे ए बी, ठीक है, इसके बाद और भी पोजीशन ले सकते हैं आप, तो वो ये है सी डी, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं, तो इसके बीच कुछ एरिया यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी एरिया है, तो यहाँ पे केस ये है कि इफ planet takes time t from A to B and in same time interval it travels here C to D, then in this case this area SCD is equal to area SAB। अब आपको बात नहीं समझ में आई होगी, तो अब देखिए अब क्या कहते हैं, फिर सुनिएगा। It states that the line joining, यहाँ पे देखिए line joining sun and planet, कौन सी लाइन है, ये ऐसे, the line which joins sun to planet sweep out equal area in equal interval of time। तो ये अगर t टाइम में इतने एरिया कवर करती है, तो फिर से t टाइम में ये उतना ही एरिया कवर करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला लेंथ कम है, तो निश्चित ही ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा, तभी ये एरिया बड़ा बनेगा, और यहाँ देखिए ये लेंथ ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये वाला कम होना चाहिए। दिस प्रूव्स दैट कि प्लेनेट की वेलोसिटी जो है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जिसको आप स्पीड बोल रहे हैं, वो डिफरेंट होता है पाथ पे, और सन के क्लोज जब होता है तो ये बहुत ज्यादा होता है, और सन से दूर होने पे ये कम होने लगता है। इस बात को प्रूव करता है, इसी बात को यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कि एरिया, यहाँ पे एरिया जो है, यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल SCD इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SAB, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा ये लॉ कहता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखिए टी टाइम के लिए लिया गया है। तो दिस, अब स्टेटमेंट अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, और यू कैन से दिस लॉ मींस सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप आउट equal area in equal interval of time। That is simple and very easy statement। Let me repeat, the line joining sun and the planet sweep out equal area in equal interval of time। तो यहाँ पे देखिए A to B जाने में इसको t टाइम लग रहा है, और यहाँ पे C to D जाने में अगर t टाइम लगता है, तो ये दोनों ही एरियाज इक्वल होंगे। This is the law of Kepler, actually the second law of Kepler, right? तो ये एक आपको यहाँ पे कंडीशन मिलती है, बट यहाँ पे फिक्स क्या है, ये टाइम अगर इक्वल है तभी ऐसा होगा, नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे अब दिखाना है हमको कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर टी टाइम में इक्वल एरिया ये स्वीप आउट करता है, तो इट मींस यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, इक्वल एरिया की, तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो एरियल वेलोसिटी क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dA/dt। यहाँ पे देखिए इस एरिया के बारे में बात हो रही है, इस एरिया, ये जो लाइन है इसके मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्लैनेट की नहीं। ये लाइन ऐसे देखिए, ये लाइन चलेगी ऐसे है, ये लाइन ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, ये लाइन ऐसे घूमेगी, जब जैसे ये कोई लाइन है ऐसे घूम रही है, तो ये बोलता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो
तो ये dA/dt को कांस्टेंट हमको ले आना होगा, ठीक है। इसी को हमको दिखाना होगा कि ये dA/dt जो है हमारा ये क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ dA/dt इज कांस्टेंट, ये है, ठीक है। हमको इतना दिखाना है कि ये dA/dt कांस्टेंट है। तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको आई होप कि आपको एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए ये लाइन है, ये लाइन ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, तो ये इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्वीप आउट करती है, तो इसकी एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो dA/dt को कांस्टेंट यहाँ पे दिखाना है हमको मैथमेटिकली, ठीक है। सेकंड लॉ से प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट था जो कि अभी अभी आपने पढ़ा, बट उसको अगर प्रूफ करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम और प्रोसीड करें, आप वीडियो को पॉज करिए, चीजों को नोट करिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए चीजों को इरेज करना होगा। ओके, सो पॉज योर वीडियो, नोट डाउन। सो लेट मी इरेज दीस थिंग्स। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल जो है, एंगल SAB, सॉरी एंगल ASB, एंगल ASB जो है ये है d थीटा, ऐसा सपोज कर रहे हैं। और ये AB इज इक्वल टू यहाँ पे R, नहीं AB इज इक्वल टू कुछ होगा और ये है R, ठीक है, इसका रेडियस, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल इफ A and B आर वेरी क्लोज, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा ASB, एक ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल ASB AS इज इक्वल टू BS इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली R होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है, तो ये लेंथ जो होगी लगभग सेम होगी, ठीक है। और अब देखिए AB क्या होगा, AB बनेगा, AB इज इक्वल टू होगा, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप स्मॉल के लिए आर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगल। तो AB आर्क है, यहाँ पे देखिए ये आर्क है किसी वेरी स्मॉल ट्रायंगल के लिए। अगर ऐसे देखें आप, कोई सर्कल है, सर्कल से अगर दो बहुत ही क्लोज पॉइंट लेते हैं तो ये आर्क AB रेडियस इनटू एंगल फार्मूला है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी R d थीटा और AS इक्वल टू BS R हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यस AB या फिर ASB, जो भी लिखना चाहे दोनों की चीजें, ASB लिख देते हैं। कितना होगा, DA इज इक्वल टू होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो DA लिखते हैं इसको, DA होगा 1/2 इंटू AB इंटू AS, ठीक है। तो यहाँ पे होगा DA इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB की वैल्यू देखिए कितनी है, AB की वैल्यू है R d थीटा और इंटू AS की वैल्यू R। तो DA कितना आएगा, DA होगा 1/2 R स्क्वायर d थीटा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे DA आपने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये DA का, 1/2 R स्क्वायर d थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ये DA की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। DA क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल SAB, ठीक है। ASB SAB जो भी लिखे, तो DA इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू AS किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
ओके तो देखिए अब इस यहीं से हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे आगे। ओके तो आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट। ओके